हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी जो हेडिंग है वो है फ्रांस बिकम्स आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कि जो फ्रांस है अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है। इनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था। ओके, नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था 1791 में, इसका मेन पावर था कि जो मोनार्क है मीन्स जो किंग है उसकी पावर्स को लिमिट में करना, और साथ में उसकी पावर लिमिट में भी हो गई। ठीक है, इन्होंने 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाए, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इससे जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इसमें आप देख सकते हैं चार्ट में कि पहले है जुडिशरी जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव जिसमें आते हैं किंग्स और मिनिस्टर्स। किंग के पास वीटो रहेगा। ओके, साथ में उसको कंट्रोल करेगा लेजिस्लेचर, है ना। थर्ड पे आप लेजिस्लेचर देख रहे हैं जिसमें नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स हैं, साथ में इलेक्टर्स हैं जो मेंबर्स को चुनते हैं जिसमें 50,000 मेंस हैं। ओके, तो मतलब लेजिस्लेचर के हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया। किंग का वीटो जरूर लगता था लेकिन लेजिस्लेचर के पास पूरा कंट्रोल था, चाहे मिनिस्टर हो चाहे किंग्स हो, सबका जो कंट्रोल था वो लेजिस्लेचर के हाथ में था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में जो पावर्स दी गई थी वो सारी नेशनल असेंबली के पास थी, जैसा कि अभी अपन ने चार्ट में देखा। लेकिन अब नेशनल असेंबली में होते कौन लोग थे या फिर जो उनको इलेक्ट करता था उनमें कौन थे, तो अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 25 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग ही इसमें सरकार को या नेशनल असेंबली को चुन सकते थे। वो भी 25 साल से ज़्यादा उम्र वाले वो लोग जो कि टैक्स पे करते हैं। ओके, तो केवल टैक्स पेयर्स जो हैं वो इलेक्टर्स होते थे। और असेंबली में उनका क्या रोल होगा, है ना, या फिर उसको असेंबली का मेंबर कब बनाया जाएगा, ये डिसाइड होता था जो कि हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आते हैं। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे उनको नेशनल असेंबली में रखा जाता था। अब आप देख रहे होंगे कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें ही नेशनल असेंबली में रखा जा रहा है या उन्हें ही इलेक्टर्स बनाया जा रहा है। तो बाकी जो रिमेनिंग मैन बचते थे, जो गरीब आदमी थे, जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, और सारी वुमेंस जितनी भी औरतें थीं उनको इस सब से दूर रखा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो हर एक मैन को, हर एक सिटीज़न को राइट्स दिए गए, उनके अधिकार दिए गए, जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बात रखने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी इक्वल रहें। ठीक है, ऐसे कुछ उन्होंने राइट्स रखे। ये आप देख रहे होंगे कि एक प्रियम्बल बनाया हुआ है। ओके, प्रियम्बल में ये सारी इक्वलिटीज़ की बात इन्होंने करी है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सिविक्स पढ़ोगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें भी प्रियम्बल है जहाँ इक्वलिटीज़ की बात की है। तो हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ से आई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अब है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स आ रिपब्लिक। अब इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस में सिचुएशन जो है आने वाले साल में और बदल गई। क्यों? क्योंकि जो अभी किंग था लुइस 16, ओके, उसको जिसकी पावर हमने लिमिट में कर दी थी अभी, तो उसने सीक्रेटली नेगोशिएट किया किंग ऑफ प्रशिया से। ओके, ये 2 कंट्रीज़ हैं, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो इन्होंने इसके साथ नेगोशिएशन किया। ओके, ये कंट्रीज़ भी चिंतित थी क्योंकि मोनार्की के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ फ्रांस में जो कुछ भी हुआ उससे ये लोग डर गए थे कि हमारी कंट्री में भी ऐसा ना हो और हमारी पावर लिमिट में कर दी जाए। तो इन्होंने सोचा कि फ्रांस में इनको हमला करना चाहिए, है ना, वहाँ पे मोनार्की सेटअप करने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में डिक्लेयर किया कि वो प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर करेंगे। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर जो हैं उन्हें तैयार किया, लोगों को प्रेरित किया कि वो आर्मी ज्वाइन करें। ओके, और साथ में उन्होंने बोला कि ये लड़ाई लोगों की है अगेंस्ट किंग्स और एरिस्टोक्रेसी, मतलब कि मोनार्क के खिलाफ ये उनकी लड़ाई है। अब पैट्रियोटिक सॉन्ग उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ जिसे बोलते थे मर्सिलेस। ये कंपोज किया था रॉगेट डी लेस्ले ने। ओके, इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था जब जो आर्मी है वो मर्सिलेस से पेरिस की तरफ आ रही थी। ओके, इसलिए इस सॉन्ग का नाम मर्सिलाइज रखा गया। ओके, मर्सिलाइज अब फ्रांस की नेशनल एंथम भी है। अब जो रिवॉल्यूशन वार हुआ ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अगेंस्ट, ओके, उसमें क्या हुआ कि फ्रांस को बहुत लॉसेस हुए, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ गई लोगों में। तो अब क्या होता था कि जो मैन है वो फ्रंट में प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया से
वॉर में लगे हुए थे, लेकिन उनकी अर्निंग कहाँ से होती थी? तो उसके लिए बेचारी जो वुमेन्स हैं उनको अपनी लिविंग चलाने के लिए, अपनी फैमिली को देखने के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि अभी जो नेशनल असेंबली है वो भी एक रिवॉल्यूशन के कारण मोनार्क को उसने एंड किया, लेकिन उसकी भी कुछ ऐसी नीतियाँ थी कि उन्होंने सारी जो कंट्रोल थी वो केवल रिचर सेक्शन को दिया था। जो टैक्स पे करता था उन्हें ही लेजिस्लेचर असेंबली का मेंबर बनाया जाता था। तो इससे जो गरीब लोग थे, है ना, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, अपना एक क्लब बना लिया। ओके, और वो अब नेशनल असेंबली को ही मानने लगे कि ये एक कन्वेंशनल है, मतलब कि पुरानी विचारधाराओं पे चल रही है, हर एक को अधिकार होना चाहिए, सिर्फ अमीर लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो क्लब बनाया उसे हम बोलते थे जैकोबिन्स। ओके, याद रखना क्या बोलते थे? जैकोबिन्स। ये एक फॉर्मर कॉन्वेंट थे, सेंट जैकोब पेरिस के थे, जो उनके नाम पे पड़ा जैकोबिन्स। ओके, अब जो वुमेन्स हैं उन्होंने भी अपने अपने क्लब बना लिए, ये हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। अब जो जैकोबिन क्लब था वो जनरली उसमें जो मेंबर्स थे वो बिलोंग करते थे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन से, मतलब कि जो बिल्कुल स्मॉल वर्कर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, है ना, डेली वेज वर्कर हैं, वॉच मेकर्स हैं, शू मेकर हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, ये बिलोंग करते थे। मतलब कि एकदम जो गरीब लोग थे जिनको बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ था। जैकोबिन्स में ज़्यादातर मेंबर्स वही थे और इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर्स। ओके, ये अपने आप को सेंस कोलेट्स बोलते थे, मतलब कि जिसका मीनिंग होता है विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब कि घुटने के नीचे ये लोग जो हाफ पैंट टाइप का होता है ना वो पहनते थे। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये रेड कैप पहनते थे और साथ में मतलब इन्होंने अब जो बोल सकते हैं कि नी ब्रीचेस वो पहनना स्टार्ट कर दिया था। और ये जनरली फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, स्पेशली नोबल्स, ठीक है, उनके अगेंस्ट थे, है ना, कि जो टैक्स पेयर्स हैं या फिर अमीर लोग हैं उनके पास सिर्फ पावर ना रहे। अब क्या हुआ कि जो वुमेन है उनको, लेकिन जैकोबिन्स का जो जैकोबिन्स क्लब था उससे वुमेन्स को अलग रखा गया। अब 1792 में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ कि जो जैकोबिन्स थे, है ना, तो वो हाई प्राइस ऑफ फूड के, मतलब कि जो खाने का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने जो पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज था, ठीक है, वहाँ चले गए और वहाँ पे किंग्स के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया कई घंटों के लिए। बाद में असेंबली जो है उन्होंने रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया इनके दबाव के कारण, और साथ में ये घोषणा की कि 21 साल के ज़्यादा की उम्र के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वुमेन यहाँ पे अभी शामिल नहीं की गई हैं, ठीक है, तो जितने भी मैन हैं 21 साल से ज़्यादा की एज के, उन सबको राइट टू वोट मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा। अब क्या हुआ कि जो न्यू इलेक्टेड असेंबली थी, ठीक है, अभी आपने जो पढ़ा कि लेजिस्लेचर असेंबली जो थी उसको कन्वेंशन बोला जाने लगा कि ये पुराने विचारधारा वाली है। 1792 में मोनार्की पूरी तरह हटा दी गई, मतलब जो लुई 16 था उसको अब जो थोड़ी बहुत भी कंट्रोल मिली थी उसको पूरी तरह हटा दिया गया। ओके, अब जो पूरा कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? जैकोबिन्स के दबाव में, इन्हीं के हाथ में था पूरा कंट्रोल। ओके, अब क्या हुआ, लुई 16 को कोर्ट ने डेथ की सज़ा सुना दी, मतलब कि मौत की सज़ा सुना दी। ओके, और उसे पब्लिकली जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब 3.1 में दिया गया है हमें रीन ऑफ टेरर, मतलब कि अब आतंक का राज हो गया, ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि जैकोबिन्स का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना। तो रॉबेस्पियर जो है ऐसी पॉलिसीज़ लाया कि वो मतलब कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ठीक है, सारी पॉलिसीज़ अपने पास रखता था। ओके, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जो नोबल्स हैं, क्लर्कीज़ हैं, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, या फिर उसकी पार्टीज़ के जो मेंबर हैं जो उसको एग्री नहीं करते, उन सबको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया या फिर उनको मार दिया गया। ओके, काफ़ी सारी इसने हत्याएं की थी, बहुत सारी हत्याएं करवा दी। इसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता था जैकोबिन्स के खिलाफ उसको ये मरवा देता था। एक गिलोटिन डिवाइस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, आप लोगों ने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि ब्लेड से सीधा सर अलग कर देते हैं, है ना, तो उसे क्या बोला जाता था? गुलेटिन, ठीक है। गुलेटिन जो है वो डॉक्टर गुलेटिन ने इन्वेंट किया था, उसी के नाम पे इस डिवाइस का नाम रखा गया।
तो जो भी अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको ये मरवा देता था। अब क्या हुआ आगे कि जो रॉबेस्पियर है उसने वेजेस और प्राइस जो हैं वो फिक्स कर दिए, ठीक है, और मीट और जो ब्रेड है उसे राशन में रख दिया, ठीक है। साथ में किसानों को फोर्स करता था कि वो जो प्राइस बोलेगा किसानों को अपनी फसल उसी प्राइस पे इसको बेचनी पड़ेगी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इसी की पार्टी के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, और वो इसके अगेंस्ट आने लगे। अब जो रॉबेस्पियर था उसकी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको क्या किया 1794 में गिरफ़्तार कर लिया, और साथ में उसको उसी टाइम गिलोटिन जो डिवाइस था उससे उसको मौत की सज़ा दे दी गई। ओके, अब 3.2 है हमारा डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब क्या हुआ, जैकोबिन की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई, ठीक है। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल राइट्स दिए गए। साथ में बोला गया कि एक काउंसिल बनेगी, ठीक है, जो कि रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी। अब जो इसका मिलिट्री डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, उसको मतलब ये नई गवर्नमेंट में जगह मिली। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है अब ये बोल सकते हैं कि फ्रांस में सारी गवर्नमेंट वही चला रहा था। अब हमारा है सेक्शन 4, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन ने रिवॉल्यूशन किया? तो बिल्कुल। अब पहले हम देख लेंगे कि अगर वेरी बिगिनिंग की बात करें तो क्या होता था कि वुमेन जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी स्टार्टिंग में। उन्हें या तो सर्वेंट की तरह यूज़ किया जाता था, है ना, जैसे कि जो हमारे नोबल्स हैं या क्लर्की हैं उनके यहाँ लॉन्ड्रेस का काम करती थी, फ्लावर सोल्ड करती थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट में सोल्ड करती थी, है ना। तो एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम कर रही थी वो, प्रॉस्पेरस पीपल्स की तरह, या अपना छोटा मोटा काम जो है वो करती थी। अब जो वेल्दी मेंबर हैं, ठीक है, जैसे कि जो क्लर्की हैं या फिर जो प्रीस्ट हैं, उनकी जो डॉटर्स रहती थी, नोबल्स की जो डॉटर्स रहती थी, ठीक है, वो ही जो है एक अच्छी लाइफ जी रही थी, ठीक है। लेकिन उनको भी केवल घरेलू काम ही करने पड़ते थे। किसी से शादी हो गई तो ठीक है, अब उसके अंडर में उसको रहना पड़ता था। अब क्या होता था, जो वर्किंग वूमेन है वो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखती थी, उनको खाना भी पकाना है ना, पानी भी भरना है, ब्रेड के लिए जो है उनको उसका भी अरेंजमेंट करना है कि बच्चों को खाना मिल जाए, ठीक है। और इतना सब काम करने के बाद भी जो मैन है उनसे उनके वेजेस हमेशा कम होते थे। तो वुमेन ने भी रिवॉल्ट किया। कम से कम पूरे फ्रांस में 60 वुमेन्स क्लब बने। ओके, 60 से ज़्यादा वुमेन क्लब बने। इनमें से जो मैन है वो है सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी और दूसरा है रिपब्लिकन वुमेन। अब इससे हुआ क्या, आगे देखेंगे। अब इससे ये हुआ कि जो वुमेन्स हैं इन्होंने अपने क्लब बनाए। उन्होंने सबसे पहले डिमांड किया कि हमें राइट टू वोट मिले, मतलब वोट देने का अधिकार मिले। ओके, वो भी चाहती थी कि उन्हें पॉलिटिकल ऑफिस में, है ना, असेंबलीज़ में उन्हें भी इलेक्ट किया जाए। वो भी अब रूल करना चाहती थी। ओके, तो सबसे पहले तो उनको राइट टू वोट ही मिल जाए तो वो बड़ी बात थी। फिर बाद में क्या हुआ कि जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, उसने कई लॉ बनाए जिससे वुमेन्स की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। अब इससे ये हुआ कि स्टेट स्कूल्स में ऑल गर्ल्स के लिए, जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए स्कूल कंपलसरी कर दी गई। पहले तो उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, है ना, लेकिन अब उन्हें पढ़ने का भी अधिकार मिल गया। अब जो मतलब उनके फादर्स थे वो उनको शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे जब तक उनकी इच्छा ना हो, ये कानून भी बनाया गया। ओके, लेकिन अभी उन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए। इस सब के बाद भी उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए। जो अभी अपन ने आतंक का राज पढ़ा था रॉबेस्पियर का, उस टाइम तो कई सारी वुमेन क्लब्स को उन्होंने बैन कर दिया। साथ में कई सारी जो वुमेन थी वुमेन लीडर्स, उनको मरवा दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस अभी भी उनको नहीं मिले थे, लेकिन हाँ, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधर गया था। उनको स्कूल जाने का अधिकार मिला, कॉलेज जाने का अधिकार मिला, है ना, अपनी बात रखने का अधिकार भी उन्हें मिल गया था। अब हमने स्लेवरी के बारे में पढ़ा है ना, जिससे वहाँ पे गुलाम प्रथा चलती थी। ओके, तो होता क्या था जनरली, अगर हम यूरोप की बात करें तो
जो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी कैरेबियन में, मार्टिनिक, गैंडलप, सैन डोमिंगो, यहाँ पे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होती थी और इसके लिए उन्हें शॉर्टेज ऑफ लेबर पड़ती थी, है ना। इसकी प्लांटेशन के लिए उनके पास लेबर नहीं थे, तो ये क्या करते थे कि जो यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिकाज़ है, ये लोग आपस में स्लेव ट्रेड करते थे, मतलब गुलामों का व्यापार करते थे। ओके, ये स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में। ओके, जब जो मर्चेंट हैं वो पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स और नैंड से अफ्रीकन कोस्ट तक इन स्लेव्स को ले जाते थे, है ना, इन गुलामों को ले जाते थे। अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठी फ्रांस में, है ना। 18th सेंचुरी में बोला गया कि नेशनल असेंबली ने डिबेट की कि इनको हटाना सही है या नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब ये रॉबिस्पेयर वाला जैकोबिन का वो जब सरकार आई, है ना, तो 1794 में क्या हुआ कि इसको जो स्लेवरी है, गुलाम प्रथा है, उसको पूरी तरह हटा दिया गया। लेकिन 10 ईयर्स लेटर जो नेपोलियन आया बाद में, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने फिर से स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया, है ना। इनका अपन बोल सकते हैं कि जो स्लेवरी है उसको उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अगर हम बात करें कि अफ्रीकन नेग्रोस हैं, ठीक है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए लास्ट में जो फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं, लास्ट में 1848 में फिर से स्लेवरी पूरी तरह हट गई। अब है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये अपना लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। इस सेक्शन के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हुआ कि ये सिनेरियो जो था फ्रांस में पूरी तरह बदल गया। 1789 तक क्या था कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, या फिर जो बुक्स हैं, जो प्लेज हैं, वो हम किंग के अप्रूव करने तक नहीं कर सकते थे, है ना। जब उस पर किंग जो है एक्सेप्टेंस देगा, अपना अप्रूवल देगा, तभी आप कोई बुक्स पब्लिश कर सकते हो, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकते हो, कोई प्ले रोल कर सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ, अब सभी को नेचुरल राइट मिला था स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, है ना। उनको फ्रीडम थी स्पीच की, मतलब बोलने की फ्रीडम थी, उनको अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करने की फ्रीडम थी। ओके, तो अब काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई थी। अब उनको कई सारे राइट्स मिल गए थे, कई सारे अधिकार मिल गए थे। वो पैट्रियोटिक सॉन्ग जो हैं वो सिंग कर सकते थे, प्लेस परफॉर्म कर सकते थे, कोई भी प्रिंट हो, है ना, वो अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर सकते थे। फिलोसफर जो हैं वो अपनी किताबें लिख सकते थे, अपने विचार लोगों के सामने रख सकते थे। ओके, तो अब जो कुछ फ्रांस में हुआ उसके बारे में इस टाइम काफ़ी सारे जो मीडिया है ना, मीडिया भी काफ़ी फ्री था और कई सारी किताबें, कई सारी बुक्स वगैरह जो रिवॉल्यूशन इधर तक चला उसके बारे में पब्लिश होने लगी ईजिली। अब लास्ट कंक्लूज़न, तो कंक्लूज़न क्या निकला कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जो अभी हमारा डायरेक्टरी रूल का हेड बना था, अब क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया। लो, यहाँ पे फिर से मोनार्की आ गई, है ना, कि जो इनका मिलिट्री डायरेक्टर था उसने अपने आप को फ्रांस का फिर राजा बना लिया। राजा हटाने के लिए इतना रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन अगेन नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ, राजा बन गया। लेकिन वो काफ़ी एक निडर शासक था, उसने फ्रांस के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, है ना, और ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, है ना, उनके लिए उसने हरा दिया। तो उसको बहुत ही ज़्यादा वो साहसी भी था, उसने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स भी लाए फ्रांस में। लेकिन वो था एक तानाशाह, जिस कारण से उसको हम अच्छा नहीं बोल सकते।